इस विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश किया तो ऐसे लगा कि जिंदगी के 5-10 साल और बढ़ गए हैं। और जानते हैं उसका कारण क्या है? आप सभी के चेहरों पर व्याप्त मधुर मुस्कान। तो इस मुस्कान को ईश्वर, खुदा, परवरदिगार हमेशा बरकरार रखे। मैं चाहूंगी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 38 साल का एक लंबा समय आकाशवाणी के परिसर में गुजरा है। एक ऐसी बालिका जो एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखती है, जो गुरमुखी में बात करती थी, पंजाबी भाषा बोला करती थी, हरियाणा के प्रांतों में पली बड़ी, हिंदी से बेखबर थी। और जब आकाशवाणी के परिसर में पहुंची तो ऐसा लगा जैसे एक मंदिर में आ गई हो। आवाज और शब्दों का मंदिर। एक पाठशाला से निकली तो दूसरी पाठशाला में प्रवेश किया मैंने और देखा कि तो विशाल समुद्र है, लहरें मारता हुआ समुद्र, जहां ढेरों ढेरों शब्द हैं, आवाजें हैं। आप इसे बहुत सारे लोगों ने रेडियो को शायद सुना हो, आकाशवाणी नाम से शायद आप परिचित हो, FM आपने जरूर सुना होगा। आवाज, जी हाँ, आवाज का माध्यम है रेडियो यानी कि आकाशवाणी। जब एक वक्ता या एक ब्रॉडकास्टर या एक प्रसारक आकाशवाणी पर एक प्रोग्राम देता है और वो ये कहता है, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, तो हजारों हजारों चित्र आपकी आंखों में तैरने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। आप सोचते हैं ये जिसने नमस्कार कहा शायद ये लड़की मोटी होगी, नहीं, ये पतली होगी, अच्छा इसके बाल लंबे होंगे, ये गोरी भी हो सकती है, नहीं काली भी हो सकती है। तरह तरह के चित्र, जितनी कल्पनाएं उतने ढेर सारे चित्र। और एक ध्वनि तरंग पर सवार होकर ये स्वर कैसे कहां से कहां तक का सफर तय कर लेते हैं, चुटकी बजा के पल भर में, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त माध्यम आकाशवाणी, जहां पल पल आप सीखते हैं, पल पल आप निखरते हैं, संवरते हैं, वहां पहुंचना और उसे जीना और अपने होने का एहसास कराना कि मैं भी हूं, मेरा भी अस्तित्व है, ये बड़ा कठिन मार्ग था। और जहां पर ऐसे ऐसे विद्वजन, ऐसे ऐसे विद्वान, गुणीजन काम करते थे, उनके सामने बैठना तो दूर, उनकी गली से गुजरना भी कठिन लगता था। न जाने कब कहाँ क्या टूटते, न जाने कब कहाँ क्या शब्द गलत निकल जाए, कहीं नुक्ता ना गलत हो जाए, कहीं हिंदी में री की मात्रा ना गलत हो जाए, ओ और औ ना बोल दूं। तो आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन सा नया पाठ ऋतु जी ने आते ही शुरू कर दिया। मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि जो मंदिर है, जो आवाज का मंदिर है, जो शब्दों का मंदिर है, कितना खूबसूरत है और कितना ज्ञानवर्धक, कितना उपयोगी है। आवाजें जिंदगी की, हंसने की, रोने की, दर्द की, पीड़ा की, हास की, परिहास की, पंछी की, नदी की कलकल की, और न जाने कितनी सारी आवाजें, हवा की, आंधी की, पानी की, न जाने कौन कौन सी आवाजें। यहां तक कि आकाशवाणी के गलियारों में तो सन्नाटा भी बात करता है। अब आप कहेंगे कि सन्नाटा कैसे, चुप्पी कैसे बात कर सकती है? जी हाँ, बात करती है। आपने देखा होगा जब मैं बात कर रही हूं तो बीच बीच में कहीं क्षणिक पल के लिए मैं रुक जाती हूँ।
ये जो बलाघात है, ये जो आरोह अवरोह है शब्दों का, ये जो खामोशी अभी आपने देखी, ये भी तो बात कर रही है ना आपसे। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगला शब्द क्या होगा, अगली बात क्या होगी। तो ये जो क्षणिक पॉज होते हैं, जो अर्ध विराम, पूर्ण विराम होते हैं, आकाशवाणी में ये भी बात करते हैं। देखिए ना कितनी खूबसूरत बात है कि छोटी सी छोटी चीज शब्दों के माध्यम से वहां व्यक्त होती है, जो जीवित नहीं है पर जीवित लगती है, जो सजीव नहीं है पर सजीव लगती है। तो ऐसे परिसर में, ऐसे कार्यस्थल पर काम करना बड़े भाग्य की बात होती है। और जब आप ऐसे परिसर में, ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहां पल पल पर कहीं महादेवी जी टकरा जाती हैं, कहीं पंत जी गलियारे से गुजर जाते हैं, बच्चन साहब खिलखिलाते नजर आते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, कहीं फैज साहब का कोई शेर गुनगुनाया जा रहा है, तो मतलब एक नहीं असंख्य प्रतिभाएं आकाशवाणी से जुड़ी रही। ऐसी गुणी जनों के बीच में हिंदी को सीखना, तराशना, निखारना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन इनके बीच रह के सीखना बहुत बड़ी उपलब्धि होता है, बहुत बड़ी बात होता है। तो मैं जब रेडियो में आई, इस सन 1983 की बात है, उस समय मैं तो पंजाबी बोलती थी, मुझे तो हिंदी नहीं आती थी। तो जब आई तो हमसे कोई बात करे तो हम अपना मैनू तैनू 58 56 वो की हो रहा है, इस तरह की गल्लां आपां करते सीगे। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति थी बड़ा शांत प्रकृति की थी, तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, ये लीजिए ये रेडियो में आ गई, 2 शब्द हिंदी के इन्हें बोलने नहीं आते हैं, पंजाबी में बात करती हैं और ये हिंदी सीखेंगी, हिंदी सिखाएंगी लोगों को, ब्रॉडकास्टर बनेंगी। तो यहीं से वो बीज अंकुरित हुआ और फलने फूलने लगा कि अब तो कुछ करके दिखाना है, अब तो कुछ बनना है। और वो हिंदी जो मेरी है, जिसमें मैं पठन पाठन करती हूँ, जो मेरे प्रांत की है, जो मेरे घर की है, जो मेरे देश की है, भला उसमें मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। मुझे स्मरण होती है नेल्सन मंडेला की वो पंक्तियाँ। वो कहते हैं कि वो भाषा जिसमें आप बात करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो भाषा जिसे दूसरा व्यक्ति समझता है, आप उसमें बात करते हैं तो बात उसके दिमाग तक जाती है। लेकिन वो भाषा जो उसकी निज की भाषा है, जो उसकी अपनी भाषा है, जब आप उस पर बात करते हैं तो वो भाषा उसके दिल में दस्तक देती है, उसके दिल में जाती है। तो जो बात दिल से निकलती है और दिल में जाती है, तो फिर भला दिल जुड़े बिना कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? क्या एक रिश्ता कायम नहीं हो जाता एक दूसरे के बीच? क्या अपनत्व नहीं फूटता एक दूसरे के बीच? क्या प्रेम नहीं उपजता एक दूसरे के बीच? तो ये ताकत है हमारी हिंदी की। कितने अचंभे की बात है कि जब आप रशिया में जाते हैं और एक व्यक्ति ये गुनगुनाता हुआ मिलता है, रशियन आपको, रूसी व्यक्ति, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। राज कपूर साहब याद आ रहे होंगे आपको। आप हैरान रह जाते हैं कि रशिया में ये गीत, और वो भी एक रूसी व्यक्ति गुनगुनाता हुआ। जब आप जापान जाते हैं और एक जापानी व्यक्ति ये लाइन गुनगुनाता है, मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो क्या गर्व से नहीं भर जाते आप? क्या आपकी आंखों से प्रेम की रसधारा नहीं बहने लगती कि वहां इतनी दूर बर्फ के बीच मेरे देश की, मेरी अपनी भाषा? तो ये ताकत है हमारी हिंदी की, हमारी अपनी, हमारी निज भाषा की। जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो उच्चारित शब्दों में होते हैं, स्पोकन वर्ड।
अब आप कहेंगे इतना कठिन शब्द, उच्चरित शब्द। भाई जिनका उच्चारण करते हैं वो हो गए उच्चरित शब्द, जिन्हें बोलते हैं वो हो गए उच्चरित शब्द। आते जाते, घर में रहते, बाजार में, सड़क पर, समाज में, देश में, मोहल्ले में, रिक्शा वाले के साथ, पान वाले के साथ, बस में, रेल में, कहीं भी जाओ, जो आम बोलचाल के शब्द हैं, लफ्ज हैं, वो है रेडियो की भाषा। यानी जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा है रेडियो की भाषा, जिसे हम सरल, सहज, अपनी निज हिंदी भाषा कहते हैं। तो जब इस भाषा में कार्यक्रम होते हैं तो आपको ताज्जुब होगा कि तब किसी और भाषा के शब्दों की दूरी नहीं रह जाती। और कितनी अच्छी, कितनी मीठी, कितनी खूबसूरत सी बात है कि हिंदी में कितना अपनापन है। बाहें फैला के हर शब्द को अपना लेती है, गले से लगा लेती है, चाहे वो उर्दू का लफ्ज हो, चाहे वो अंग्रेजी का लफ्ज हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, जो आम बोलचाल की भाषा। अब मेट्रो है, रेल है, किसी को सुना है बाल कटवाने जा रहे हैं कि मैं केश कर्तनालय जा रहा हूँ? सुना है कि मैं केश कर्तनालय जा रहा हूँ, हेयर कटिंग सैलून जा रहा हूँ, नाई सैलून जा रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। तो ये कितने प्यारे शब्द हैं। भाषा भिन्न हो सकती है, लेकिन हमने इन्हें अपना लिया ना, हिंदी ने इन्हें अपना लिया ना, तो ये हमारे अपने हो गए। क्यों हो गए? हम क्यों नहीं पकड़ के बोलते नहीं ये तो अंग्रेजी का लफ्ज है, इसे कैसे हिंदी में शामिल कर लिया? इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि ये हमारी बोलचाल की, संप्रेषण की भाषा है, एक दूसरे के नजदीक पहुंचने की भाषा है। क्या किसी को गले लगाना गुनाह है? पाप है? नहीं ना। तो जब हम सबको अपने गले से लगा के चलते हैं तो प्रेम प्रस्फुटित होता है, अपनेपन का भाव जागता है, और यही भाषा है रेडियो की भाषा, आकाशवाणी की भाषा। और इस भाषा में जब आप बात करते हैं तो एक दो नहीं, असंख्य श्रोता आपसे जुड़ जाते हैं, आपको अपना मानने लगते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि जो मूल बिंदु हैं, जो मूल तत्व हैं आकाशवाणी के, वो कहीं बाधित नहीं होने चाहिए। जैसे सूचना है, मनोरंजन है, शिक्षा है, ये मूल तत्व हैं हमारे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमारा ध्येय वाक्य है। इस वाक्य को कहीं आंच न आए, इस पे कहीं कोई आघात न लगे। जो सबका हित चाहता है, जो सबका है, वो है रेडियो की भाषा का असर है। तो रेडियो के जितने भी कार्यक्रम आपने सुने, शायद कुछ नाम आपके जहन में कौंधते होंगे, याद आते होंगे। अगर मेरी भाषा आपको बहुत कठिन लग रही है तो बता दीजिएगा, मैं और सरल कर दूंगी। क्या ऐसा है? नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत क्लिष्ट तो नहीं बोल रही हूं मैं? ठीक है ना? तो जारी रखो, जोर से बोल दीजिए, हिम्मत बढ़ती है। शुक्रिया। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, तो आपने शायद देवकीनंदन पांडे का नाम सुना होगा। कोई एक व्यक्ति बताएगा ये कौन है? नहीं। लता मंगेशकर जी का नाम सुना है? आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर दा, ये नाम सुने हैं? ये कहाँ से आ गए इतने सारे गाने दिमाग में? लग जा गले, ये गाना तो आप में से हजारों लोग गाते होंगे। यार दोस्ती में चलता है, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, वो लोकप्रिय गीत है। दूर जाकर न करो बात, करीब आ जाओ, ये भी बहुत ही मशहूर गीत है। और ये गीत आपने जरूर सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों। किसने गाया? लता जी ने गाया। अब देखिए, इस गीत का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जब ये गीत प्रदीप जी ने लिखा तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे वतन के लोगों।
संबोधन चिन्ह है, उसके बाद एड्रेस करने का मार्ग है। और बाद में जो दूसरे सिंगर गा रहे हैं वो क्या गा रहे हैं? ए मेरे वतन के लोगों। कुछ फर्क सुनाई दिया मेरी ध्वनि में? लोगों लोगों। तो ये जो अनुस्वार की ध्वनि है, ये जो एक छोटा सा बिंदु लगता है, इससे भी एक बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। जब आप संबोधन के साथ एड्रेस करते हैं किसी को, तो कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हमने देखा है हजारों लोग, श्रोताओं, लोगों, बच्चों, मित्रों, ये सब अशुद्ध है। जब आप किसी को आदेशात्मक शैली में बात करते हैं, वीरों उठो, वीरों उठो नहीं कहते। अब जैसे बहनों ने अनुस्वार है ना के बाद ओ की मात्रा में, बहनों ने भाइयों को राखियां बांधी। बहनों आओ चलें, यहां मैंने अनुस्वार नहीं लगाया। फर्क आपने देखा? एक छोटी सी बिंदी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे एक गीत आया, मेरे देश प्रेमियों, एड्रेस कर रहे हैं ना, संबोधन, तो क्या इस पे बिंदी लगनी चाहिए? मेरे देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो गीत बड़े बड़े फनकारों ने लिखे। नौशाद साहब की बात करूं, हजरत जयपुरी साहब की बात करूं, आनंद बख्शी की बात करूं, मजरूर सुल्तानपुरी की बात करूं, ऐसे ऐसे लिखने वाले, ऐसे ऐसे गाने वाले जो रेडियो के माध्यम से लोकप्रिय हुए, जिन्होंने घर घर गीतों को पहुंचा दिया। आज भी आप साउथ में जाएं, पूर्वोत्तर में जाएं, आपको हिंदी फिल्में देखने वाले लोग मिलेंगे। अभी एक फिल्म आई है जवान, आपने देखी होगी, किसी ने देखी है कि नहीं? देखनी है। शाहरुख खान की फिल्म। उस फिल्म में एक दक्षिण भारत का हीरो है विजय। दोनों ने साथ काम किया है। शाहरुख खान और विजय का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था और दोनों ही एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, बता रहे थे कि मुझे कितना आनंद आया और हम कैसे बात करते थे। तो शाहरुख ने कहा मैंने कितने सारे तमिल के शब्द सीखे। फिर विजय ने कहा कि नहीं, हमको बहुत मज़ा आया, हम बहुत हिंदी सीखा। अब हम विद्यालय में आते हैं। मुझे जब भी ज़्यादा वक्त होने लगे तो अनुपमा जी इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो जब माइक के सामने होती हूँ ना तो दुनिया को भूल जाती हूँ। हम आपको सुन के भूल गए। तो जब हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, अक्सर कहते हैं तेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो पता है, उसने बोला, तेरे को मिला, मेरे को नहीं मिला। ये शब्द प्रयोग करते हैं ना आप, तेरे को मेरे को बोलते हैं ना। मैंने तो नहीं करा, तूने बताया, बेवजह डबल ना, तेरे को मेरे को नहीं, तुम्हें मुझे। उसने बोला, उसने कहा, उसने बताया। ये खूबसूरती है हिंदी की, इसे अपना लीजिए। आपकी भाषा बहुत बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक हो जाएगी। मैं कुछ साल लंदन में भी रही हूँ, अंग्रेज़ों के मोहल्ले में, अंग्रेज़ों के बीच, लेकिन मैंने अपनी हिंदी को नहीं त्यागा। वो मुझसे अंग्रेज़ी में बात करते थे, मैं हिंदी में बात करती थी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो मुझे रास्ता भी बताते थे, मैं चीज़ें भी घूमती थी, देखती भी थी। सुधीश पचौरी जी से बात हुई एक दिन, अभी उनसे एक इंटरव्यू कर रही थी। वो इत्तेफाकन लंदन के एक शो में आए और वहाँ पे सब अंग्रेज़ थे, तो मेरा भी एक छोटा सा वक्तव्य था वहाँ पे। सुधीश जी ने हिंदी में अपनी बात शुरू की और जब वो हिंदी में बोले तो सारे के सारे अंग्रेज़ ऑडियंस बड़ी शालीनता के साथ, खामोशी के साथ उन्हें सुनते रहे। वो बात अलग है कि बाद में उन्हें किसी ने उसका अनुवाद भी बताया हुआ, लेकिन
सुधीश जी ने बात हिंदी में रखी, मुझे बल मिला, मैं खड़ी हुई, मैंने भी अपनी बात हिंदी में रखी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा बाद में, आपको नहीं लगता कि जब आप अकेले अपनी भाषा में बोल रही हैं, किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्यों उस भाषा, आपको अंग्रेजी में बोलना चाहिए था? हजारों भाषाएं हैं, 146 बोलियां तो मेरे रेडियो से बजती हैं, 22 भाषाओं में तो मेरे यहाँ से प्रोग्राम होते हैं। तो क्या किसी एक दूसरी भाषा के प्रभाव से मैं निज भाषा को छोड़ दूं? कायदे से मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि मैं दूसरी भाषा को भी सीखूं और अपनी भाषा में जो मैंने बात कही उसे संप्रेषित करने की कोशिश करूं। यहाँ हम चूक जाते हैं, यहाँ हम भूल करते हैं, हम दूसरी भाषा को सीखना नहीं चाहते। हम ठीक है, हिंदी हमारी अपनी भाषा है, 11 राज्य हो गए, 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हम ये भी कह सकते हैं पूरे विश्व में न जाने कितने सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, कितने सारे कवि सम्मेलन ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज में होते हैं और हिंदी में होते हैं। प्रवासी भारतीय आते हैं, धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। तो जब मैं रेडियो की बात करती हूँ, आपको ताज्जुब होगा कि आज यहाँ बैठे जो बात मैं कह रही हूँ वो किसी भी देश में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हजारों करोड़ों भारतीयों तक पहुँच रही है। जब मैं राजपथ से कमेंट्री करती हूँ, जिसे अब आप कर्तव्य पथ कहते हैं, तो जब मैं ये कहती हूँ कि राजपथ से मैं ऋतु राजपूत अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, तो फिर मैं पूरे भारत की नहीं रह जाती, मैं पूरे विश्व में बसे सारे भारतीयों की अपनी हो जाती हूँ, क्योंकि एक रिश्ता, एक तार जुड़ जाता है उनके साथ, एक संबंध बन जाता है उनके साथ। मैं फिर से लौटती हूँ रेडियो की तरफ। जब हम रेडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे मूल तत्व हैं, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, समयबद्धता, और जो हमारी AIR के कोड्स हैं। अब आपका प्रश्न होगा वो क्या होते हैं? 10 ऐसे नियम जिनका अनुपालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है, और वो ये कि किसी धर्म, जाति, प्रांत के प्रति कोई ऐसा शब्द हम प्रयोग न करें जिससे उनकी भावनाएं आहत हों। उच्च न्यायालय के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति, या संवैधानिक पद पर जो आसीन हैं, या संविधान के प्रति कोई भी अपशब्द का प्रयोग न करें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, गालियों का प्रयोग न करें। तो इसके चलते जब आप एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं, एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी होती है। इधर तीर छूटा और उधर जाके धंसा। एक शब्द की गलती, एक उच्चारण की गलती आपको कटघरे में खड़ा कर देती है। रेडियो ने हमें हिंदी न सिर्फ सिखाई, बल्कि हिंदी को जीने का सलीका भी सिखाया। नितांत वैज्ञानिक भाषा, जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं है इस भाषा में किसी भी तरह की। जितनी प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जैसे आपने ध्वनित किया वैसे ही उसे लिख दिया। तो जब रेडियो के कार्यक्रम आप करते हैं तो आपका अगला प्रश्न होगा, क्या मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर बन सकती हूँ? मुझे क्या करना होगा? एक तो साफ सी जाहिर सी बात है कि हिंदी अच्छी होनी चाहिए, उच्चारण आपका स्पष्ट होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। अब अगर मैं फल को फल कहूँ
तो आपको बुरा लगेगा क्या? हेलो, जी मैम जी अगर मैं फल को फल कहूं तो क्या मैं गलत हूं? जी कहिए ना आप गलत हैं, गलत क्योंकि फल चाकू की नोक को कहा जाता है। अगर मैं कहूं फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मूर्ख क्या मैं गलत हूं? जी कहिए आप गलत हैं। फूल अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है मूर्ख। आपको कहना चाहिए फूल। उसकी आवाज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माफ कीजिए, आवाज उर्दू का लफ्ज है, जामे नुक्ता लगता है जिसकी साउंड होती है ज, आवाज। ये खबर सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। खबर या खबर, खबर आज उसने मुझे क्या छोड़ा, मैं तो गमों में डूब गया। कितने सारे गोंद लगे। मेरी बात समझ रहे हैं? गम और गम दोनों शब्दों में अंतर है। खूब और खूब दोनों में फर्क है। ये ज्ञान आपको आकाशवाणी देता है, ये भाषा की खूबसूरती आपको आकाशवाणी सिखाता है, रेडियो सिखाता है। एक एक शब्द का, एक एक ध्वनि का सही सही उच्चारण अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक सफल प्रसारक नहीं बन सकते। कोई देता नहीं है धूप अपने हिस्से की, कोई देता नहीं है धूप अपने हिस्से की, खुद को सूरज बनाना पड़ता है। तो वो सूरज बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़िए। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम होते हैं। जब हम आकाशवाणी शब्द का जिक्र करते हैं तो पहला, खास तौर पे मैं जब अपनी बात करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं एक पाठशाला में हूँ, मैं सुधी जनों के बीच में हूँ। और जब मैं माइक पर होती हूँ तो मेरी जो बोलचाल की भाषा है, जो मेरी हिंदी है, वो बिल्कुल बदल जाती है। मतलब तब मैं एक प्रवचन करने की दृष्टि से नहीं बोलती, या नहीं बोला जाना चाहिए रेडियो पर, क्योंकि हम आपका प्रवचन नहीं सुनना चाहते। हमने आपको ऑन किया है, रेडियो को, आकाशवाणी को खोला है कि मेरे दिल में उतर के देखो ना। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। और आकाशवाणी कहता है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहां तक पहुंचे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो जो जहां शब्द का प्रयोग है वो यहां वहां इधर उधर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूं मैं। आपके शब्द ब्रह्मांड में तैरते हैं और सीधे दिलों में उतर जाते हैं। तो ये ताकत है रेडियो की, आकाशवाणी की। और जब आप आकाशवाणी के कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो चाहे बच्चों के कार्यक्रम हो, आपकी शैली बदल जाती है, आपका अंदाज बदल जाता है। तो बच्चों, आज एक कहानी सुनोगे, नन्हे भोलू की कहानी सुनोगे ना। ये अंदाज हुआ बच्चों के कार्यक्रम का। मेरी बहुत सी मित्र, शिक्षक, यहाँ पर अध्यापिकाएं विराजमान हैं जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने महसूस किया है कि किस तरह एक एक शब्द पर, एक एक बिंदु पर, एक एक अक्षर पर ध्यान दिया जाता है। एक लंबी ट्रेनिंग होती है जब आप रेडियो पर जाते हैं, आपको बताया जाता है किस ध्वनि को कैसे उच्चारित करना है। अब कई लोग, माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे गृह मंत्री ने ये बात कहा, हमारे गृह मंत्री ने ये बात कही। क्या हमारे देश में कोई प्लैनेट मिनिस्टर है? हेलो, प्लैनेट मिनिस्टर है कोई? ग्रह को प्लैनेट कहते हैं ना, या मैं गलत अंग्रेजी बोल रही हूँ? हमारे देश में कोई गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री है।
होम मिनिस्टर। आपने देखा मात्रा की जरा से फर्क से प्लैनेट हो गया, होम मिनिस्टर प्लैनेट मिनिस्टर हो गया। जब देश का माननीय प्रधानमंत्री मन की बात के लिए आकाशवाणी को चुनता है, रेडियो को चुनता है, तो क्या वजह होगी? वो तो गुजरात से हैं, मातृभाषा गुजराती है उनकी। क्यों चुना? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये वो भाषा है जिसमें संबोधन करने के पश्चात आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में कार्यक्रम होते हैं आकाशवाणी से, लेकिन आपको मैं ये बता दूं 200 से भी ज़्यादा केंद्र हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करते हैं, ताकि वहाँ के जो उस अंचल विशेष के लोग हैं वो अपनी भाषा में कार्यक्रम का आनंद ले सकें। वार्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनते हैं, युवावाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम आप सुनते हैं। क्या साहित्य के कार्यक्रम और एक अनाउंसर के कार्यक्रम में फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। क्या एक एंकर और अनाउंसर के प्रोग्रामिंग में फर्क होता है? होता है, बहुत फर्क होता है। उद्घोषक उस हिंदी की बात करता है जिसपे अनावश्यक बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे लीजिए सुनिए ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है सूरज। अब उसी गीत की बात जब एंकर करता है तो थोड़ी सी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी अतिरिक्त सूचना इंटरेस्टिंग वे में, रोचक शैली में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे बहुत ही खूबसूरत गीत है, एक फिल्म आई थी सूरज, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। श्रोताओ, आपने देखा होगा कि अक्सर जब शादियां होती हैं तो जब दुल्हन का प्रवेश होता है तो बैकग्राउंड में यानी पार्श्व में ये गीत अक्सर सुनाई देता है। और कितना मीठा गीत है। हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है इसे और रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ से संवारा है इस गीत को। और कितना सुंदर फिल्मांकन है, क्या हसीन लगी हैं, क्या गजब की लगी हैं इसमें वैजयंती माला। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन के साथ एक एंकर एक के बाद एक दूसरे कार्यक्रम तक एंकर डालने की कोशिश करता है। एंकर माने एक उसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक रस्सी डाल के दूसरे कार्यक्रम तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये दायित्व तो थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है। और इसके अलावा जब रेडियो की हिंदी की बात करते हैं तो उसमें जितने सरल शब्द होंगे, जितने आसान शब्द होंगे, जिन्हें आप आसानी से समझ भी लें, बोल भी लें, ग्रहण भी कर लें, तो ऐसी बोली जब बोली जाती है, और भैया कैसे हो, कभी कभी आप ये भी बोल देते हैं। अब जैसे किसानों का कार्यक्रम है, किसानों का कार्यक्रम है तो उसकी शैली बिल्कुल अलग हो जाती है, आपने देखा होगा। बहनों का कार्यक्रम है सखी सहेली, शायद आपने सुना होगा, तो वो हिंदी और मेलोडियस और मीठी हो जाती है। और बहनों, आज तो तीज का त्योहार है, क्या पहना है आज, मेहंदी लगी कि नहीं, अरे हरी साड़ी आई कि नहीं, ये तो बताओ, बालों में गजरा सजा कि नहीं, क्यों बहनों। ये फर्क आपने देखा। अब आपने उन महिलाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की जो घर में बैठे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। अब युवाओं की अगर हम बात करें तो अंदाज बिल्कुल फर्क हो जाता है। युवा मित्रों, आज ही एक फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत ही सुंदर मैसेज था उस फिल्म में। और ख़ास करके जब मैं बात करता हूँ कि जब मैं आज कॉलेज जा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत ही हसीन लड़की ने आज कॉलेज में दाखिला लिया है। मैं विचलित हो गया कि बच्ची का नाम क्या है, पूछना चाहिए, पता करना चाहिए। तो जब आप इस तरह की छोटी छोटी नटखट सी बातें, चंचल सी बातें करते हैं और युवा मन की बातें करते हैं तो वो आपको सुनेगा, अन्यथा स्विच ऑफ कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वल्गैरिटी परोसी जाए, अश्लीलता परोसी जाए। अब एक एंकर अगर ये कहता है, हमारे रेडियो का नहीं, बाहर के किसी प्राइवेट चैनल का, ट्रैफिक पूरी तरह से फंसा हुआ है, अवरुद्ध है, जाम लगा हुआ है, गाड़ियां ऐसे चल रही हैं मानो कोई
गर्भवती महिला सड़क के किनारे धीरे धीरे जा रही हो, क्या इसे सुन के सुंदरता का आभास होता है आपको? आपको नहीं लगता? आप एक जननी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उस एक आने वाली संतान का मजाक उड़ा रहे हैं जो मां के गर्भ में है। तो ये शैली रेडियो की शैली नहीं हो सकती। तो जब हम भाषा शैली की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो आज भी हजारों हजारों लोग रेडियो से हिंदी सीखते हैं। मैंने सीखी है। बड़े बड़े समाचार वाचकों को सुनकर हमने समय का अनुमान लगाया कि शब्द को कैसे प्रस्तुत करना है, किस शब्द की क्या ताकत है, कहाँ कैसे घुमा देना है बात को। अभी फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पर एक वाक्य आपको सुनाती हूँ। मैं राजपथ से कमेंट्री कर रही थी और 26 जनवरी की कमेंट्री थी। समापन होने वाला था, प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर चुके थे और मैं ये कह रही थी कि अब मैं अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आकाशवाणी के स्टूडियो वापस शब्द मेरे मुंह से निकला ही था कि तभी एक बड़ी सी पर्ची मेरे सामने आई और उस पर लिखा था, सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी आपके पीछे खड़ी है। अब आप सोचिए, एक ब्रॉडकास्टर के पीछे उनकी मंत्री खड़ी हो और उसे पता ही ना, और नीचे एक छोटा सा शब्द था, इन्हें भी ले लीजिए। इन्हें भी ले लीजिए मतलब, और मेरे मुंह में शब्द अटका हुआ है कि अब मैं आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस ले चलूंगी श्रोताओं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी जानकारी मेरे पास है। ये स्पीच हमारे कमेंटेटर बॉक्स में आ गई हैं हमारे देश की सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। और इतना कहते ही मैं इधर हो गई और स्मृति जी माइक के सामने आ गई। तो ये औचक किसी का आ जाना और हड़बड़ा के आप पीछे हट जाएं, माइक पूरा विश्व सुन रहा है, आपने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपिता बोल दिया। कई बार ऐसा होता है। आप राष्ट्रपिता आ रहे हैं अपने अंगरक्षकों के साथ। राष्ट्रपिता कौन है आप जानते हैं? आपको ताज्जुब होगा कि 26 जनवरी की कमेंट्री में जो घोड़े आते हैं उन तक के नाम होते हैं, सुल्तान, विराट, विक्रांत, उन तक के जेवर होते हैं। कौन कौन से वो जेवर पहनते हैं, उन सब का भी रिटायरमेंट होता है। बीकानेरी ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, उनकी सजावट कैसी होती है, दोशाला कैसा होता है, दोशाले पे कढ़ाई कैसी होती है, मुर्री का काम है, जरदोजी का काम है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी रेडियो के ब्रॉडकास्टर को, प्रसारक को अगर नहीं पता है तो वो एक अच्छा प्रसारक नहीं बन सकता। तो रेडियो आपको न सिर्फ हिंदी देता है बल्कि बोलने का शऊर भी सिखाता है, संस्कार भी देता है, आपको सजग करता है, आपको चेताता है कि गलती क्षमा नहीं है, त्रुटि की क्षमा नहीं है। तो ऐसी जगह जब आप काम करते हैं तो वो काम करने वाले तो अपने को सशक्त करते ही करते हैं, लेकिन वो करोड़ों बच्चे, वो विद्यार्थी, वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको मानक मानते हैं। आप एक पैमाना है, पैमाना जानते हैं ना, पीने वाला पैमाने की बात नहीं कर रही हूं। कभी मैं और पैमाने पे पहुंच गए। पैमाना यानी स्केल जिसे आप नापते हैं, तो वो जो मानक पैमाना है ऑल इंडिया रेडियो का, आकाशवाणी का, वो आपको उस पैमाने की कसौटी पर कसता है। आपकी एक छोटी सी भूल, आपकी एक त्रुटि दूसरों को गलत सिखाने के लिए बाध्य कर देती है। आपने बोला कृष्ण, लोगों ने सीख लिया कृष्ण, ऋतु ने बोला था यही सही है, रेडियो से आया था, गलत हो ही नहीं सकता। कृष्ण या कृष्ण। अभी जन्माष्टमी की कमेंट्री कर रही थी, जन्म स्थान से, इसी जन्माष्टमी की।
एक इतना बड़ा चैलेंज एक ब्रॉडकास्टर के लिए शायद ही किसी कमेंट्री में होता हो, क्योंकि हर जगह बूथ बने होते हैं। आप एक शीशे के बक्से के अंदर होते हैं, माइक्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं। वहाँ क्या होता है, आप में से अगर कोई जन्म स्थान गया हो तो आपने देखा होगा कि वो ओपन एक बड़ा सा हॉल है, इतना ही बड़ा हॉल है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा जी का विग्रह स्थापित है, और ऊपर लॉबी है, जिसे वो सामने की लॉबी आप देख रहे हैं। वहाँ पर चारों तरफ हम लोग खड़े होते हैं और पूरा मीडिया वहीं होता है, और सारे छुपैये भी माइक लेके कमेंट्री कर रहे होते हैं, गलत सलत। जन्माष्टमी को कुछ का कुछ बोल रहे, कृष्ण की जगह राम बोल दिया, रामोत्सव मनाया जा रहा है। तो वहाँ पे ना तो हेडफोन है, ना आपके पास कोई स्क्रिप्ट, आज भी स्क्रिप्ट कोई नहीं है मेरे सामने। वहाँ पे आप बोल रहे हो और इतना ढोल, नगाड़े, मंजीरे, ताशे का शोर होता है कि आपको अपनी आवाज़ विलुप्त होती नजर आती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, एकदम चीखना शुरू कर, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है चीखने की, माइक बहुत सेंसिटिव है, फट जाएगा। और कई बार क्या होता है, बिल्कुल माइक से लिप्स टच करने लगते हैं, तो माइक की भी एक दूरी होती है कि कितनी दूरी से बोलना है। ये बहुत नाजुक, बहुत कोमल चीज़ है, इसको बहुत सलीके से पकड़ना होता है, बड़ी नज़ाकत के साथ छूना होता है। और हम तो इसकी पूजा करते हैं, हमारा तो ये उपासना स्थल है। तो वहाँ पे कमेंट्री जब कर रहे थे, यकायक एक नगाड़े वाला, उसको लगा कि ये महिला ज़्यादा भगवान कृष्णमय हो गई है, बिल्कुल एकाकार हो गई है प्रभु के साथ। तो मेरे ठीक बगल में आके तेज 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 तेज, अब मेरे इंजीनियर्स कह रहे हैं भैया थोड़ा पीछे, मैडम रेडियो पे थोड़ा पीछे, वो उतने ही उत्साह से बजाए जाए। मैंने कहा पता नहीं मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो फिर मैं मुड़ी, मैंने कहा नगाड़े वाले भैया मेरे साथ 2 मिनट इनके नगाड़े का आनंद ले लीजिए। मैंने कहा भैया बजाइए। अब उसने बजाना शुरू किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ना तो मेरी आवाज़ जा रही थी ठीक से, ना नगाड़े वाले की जा रही थी। तो कुछ पल के लिए मैं रुक गई, नगाड़े वाले भैया तुम बजाओ, और मेरे श्रोताओं से मैंने कहा और अब भगवान कृष्ण जन्म ले चुके हैं, आइए इस आनंदानुभूति में आप और हम सभी डूब जाएं, आइए आनंद लेते हैं नगाड़े का। और नगाड़े वाला भी खुश, उसने 1 मिनट बजा दिया। मैंने फिर हाथ जोड़ा, किया हो गया, अब आप जाइए। और वो बड़ी शालीनता के साथ वहाँ से चले गए। तो जब आप ब्रॉडकास्टर के रूप में काम करते हैं तो आपके पास चुनौतियाँ भी बहुत होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखना होता है, समझना होता है, बैलेंस करना होता है, तालमेल रखना होता है। ज़बां पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया? समझिए, जरा गौर कीजिएगा इन पंक्तियों पर। ज़बां पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे लिए मेरी ज़बां के। नहीं समझे आप? मैं समझा तो ये मेरी ज़बान पे किसका नाम आ गया। मैं बात कर रही हूँ आकाशवाणी की, आकाशवाणी मैंने बोला, तो ये मेरी ज़बान पे किसका नाम आ गया कि मेरी बोलने की ताकत ने मेरे होठों का चुंबन ले लिया। ये है इस शेर का मतलब। तो यहाँ कुछ तालियां बनती थी, नहीं? तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े आनंद से इस बातचीत को सुना। मेरे पास बहुत सारी यादें हैं, स्मृतियां हैं जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, लेकिन फिर कभी सही। आज तो बस इतना कहूँगी कि तमाम रास्ते गुलजार हुए जाते हैं, न जाने आज किसकी आमद है। आज तो हिंदी का दिन है, तो आइए रच बस जाएं हिंदी के इस दिवस में। आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और ख़ास करके उन प्यारे बच्चों से, उन प्यारी बालिकाओं से जो बहुत हसीन लग रही है माशाल्लाह, उनसे मेरा ये निवेदन भी, हिंदी बहुत प्यारी है, एक बार कोशिश करके देखिए, गले लगा के देखिए अपनी भाषा के साथ। अपनी भाषा तो सीखिए ही, उसमें तो आप पारंगत हैं ही, लेकिन हिंदी दिलों को जोड़ती है। तो क्यों ना आज एक बार ये प्रण कर लें कि आओ एक बार फिर से गले मिलेंगे और हिंदी से दिल जोड़ेंगे।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बोलना चाहूँगी, इतने से वक्त में हम सब ने बहुत कुछ सीख लिया है। सबसे पहले मैं मैम का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए स्टेज पे प्रोफेसर अमिता मैम को बुलाना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तालियों का शोर कुछ फीका